हेडलाइंस अपने देखिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि फैसलाबाद में कोरोना के बाद स्कूल्स में ड्रॉप आउट की शरह बढ़ गई है। फैसलाबाद के सरकारी और निजी स्कूलों में पहले से जेर तालीम 50,000 से ज्यादा बच्चे स्कूलों में वापस ही ना आए। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने इल्हाकशुदा निजी स्कूल्स को 10 दिसंबर तक बच्चों के वालिदैन से रब्ता करके उन्हें स्कूलों में वापस लाने की हिदायत जारी कर दी हैं। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि फैसलाबाद में कोरोना के बाद स्कूल्स में ड्रॉप आउट की शरह बढ़ गई। फैसलाबाद के सरकारी और निजी स्कूल्स में पहले से जेर तालीम 50,000 से ज्यादा बच्चे स्कूलों में वापस ही ना आए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी आगाह कीजिएगा। जी बात की जाए अगर कोरोना की तो सबसे जो मनफी असरात हमारे तालीम पर जो असरअंदाज हुई है कोरोना, वो इस तरह से है कि बच्चों के लिए स्कूल एक लंबा अरसा तक बंद रहे। पहले फेज में 6 माह तक तालीमी अदारे बंद रहे और अब भी दोबारा तालीमी अदारों को बंद कर दिया गया है। वालदैन भी कशमकश का शिकार थे और जब 15 सितंबर को तालीमी अदारे खुले तो बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसे बच्चे थे जो कि पहले से स्कूल में जेर तालीम थे, लेकिन वो स्कूल में वापस नहीं आए। अक्टूबर तक तमाम जो स्कूल्स हैं उनको दाखिले की इजाज़त होती है, तो उसका जो रिकॉर्ड अब सामने आया है उसके मुताबिक फैसलाबाद के 50,000 के करीब बच्चे ऐसे जो कि कोरोना से पहले स्कूल्स में जेर तालीम थे लेकिन वो स्कूलों में वापस नहीं आए। सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स का डाटा देखा जाए तो 8,56,000 बच्चे स्कूलों में जेर तालीम थे कोरोना से पहले, लेकिन कोरोना के बाद जो अक्टूबर 2020 में डाटा सामने आया, कंपाइल किया गया, उसमें 8,24,000 बच्चे इस वक्त गवर्नमेंट स्कूल्स में जेर तालीम है। इस तरह अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो वहां भी 10% बच्चे ऐसे हैं जो कि माली मुश्किलात के बायस, फीसें ना होने के बायस अपनी तालीम छोड़ चुके हैं और दोबारा स्कूलों में वापस ना आए, जिस पर अब पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से जो 200 के करीब फैसलाबाद में स्कूल अलहाकशुदा हैं जो कि फंडिंग हासिल करते हैं पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन से, उनको इजाजत दी गई है कि वो अब दिसंबर में भी दोबारा दाखिला करें। उन बच्चों के वालिदैन से रब्ता करें जो दोबारा स्कूल में दाखिल नहीं हुए अगली क्लासेस में, क्योंकि तमाम बच्चों को प्रमोट करके अगली क्लासेस में दाखिल करना था, लेकिन अक्सर बच्चे दोबारा स्कूलों में वापस नहीं आए। इसी हवाले से पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने 10 दिसंबर तक टाइम दिया है तमाम प्राइवेट स्कूल्स को कि वो ऐसे बच्चे जो कि ड्रॉप आउट हुए हैं उनके वालिदैन से राब्ते में रहकर उनको वापस स्कूलों में लाएं। लेकिन काफ़ी मनफी सूरत हाल है। वालिदैन दोबारा बच्चों को वापस स्कूल में इसलिए नहीं भेज रहे कि दोबारा दूसरी कोरोना की लहर के बायस तालीमी अदारों को बंद कर दिया गया है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स अलायंस सदाकत लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि सबसे ज्यादा मनफी असरात हमारे स्कूल्स पर आए हैं कोरोना के, क्योंकि 50,000 बच्चे जो कि पहले तालीम का हिस्सा थे वो अब ड्रॉप आउट हो चुके हैं। जी, कोरोना ने जो पहला फेज़ था कोरोना का, उसमें चूँकि 6-7 महीने स्कूल बंद रहे और स्कूल ऑनर्स के साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं गवर्नमेंट ने इनके साथ कोई मुशावरत नहीं की। उसका नुकसान ये हुआ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जब 15 अगस्त को स्कूल खोले हैं तो वो स्कूल नहीं आ सके। उनमें से कुछ माइग्रेट कर गए, कुछ लोग ऐसे थे जिनकी मजदूरी मुतासर हुई, जिनका कारोबार मुतासर हुआ, तो वो बच्चे फ़ी पे नहीं कर सकते थे, इसलिए उन बच्चों को चाइल्ड लेबर पे लगा दिया गया। प्राइवेट स्कूल जो हैं वो तकरीबन 50,000 से ज़ायद बच्चे खो चुके हैं इस सूरत में, जो बहुत बड़ा एक लॉस है। अब पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने 10 दिसंबर तक री एडमिशन करने के लिए कहा, जिसका कोई फ़ायदा नहीं। अब स्कूल बंद हैं, कोई अभी तो स्कूल खुले तो तब कोई नहीं आया स्कूलों में, तो ये जब स्कूल बंद होंगे और कौन आएगा एडमिशन के लिए? गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले स्कूल ओपन करे, स्कूलों को खोलें और उसके बाद इस तरह की पॉलिसी दें और इसके साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ बिठाएं, उनसे मशवरा करें। दूसरे बहुत फेज में शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको अहम खबर से आगाह करते चलेंगे। टोबा समेत जिला भर में कोरोना के वार जारी। नेशनल बैंक के ऑपरेशनल मैनेजर समेत 2 अफराद को कोरोना की तस्दीक होने के बाद बैंक बंद कर दिया गया। जिला भर में रोजाना की बुनियाद पर बड़ी तादाद में कोरोना के मरीज रिपोर्ट होने लगे। सीईओ हेल्थ डॉक्टर जफर इकबाल का कहना था कि लोगों से अपील है कि कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करें। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद महमूद। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो टेक सिंह समेत जो है जिला भर में कोरोना की दूसरी लहर ने वार जो है वो तेज कर दिए हैं। अगर बात की जाए बड़ी तादाद में जो है कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं और टोबाटेक सिंह की मेन ब्रांच जो नेशनल बैंक की है उसको भी बंद कर दिया गया है। ऑपरेशनल मैनेजर समेत 2 अफराद के पॉजिटिव कोरोना आ चुके हैं, जिसके बाद उसको
आर्जी तौर पर बंद किया है। इस वक्त मेरे साथ सीओ हेल्थ मौजूद हैं, उनसे बात भी करें। डॉक्टर साहब, किस तरह देखते हैं, कितने मरीज अभी तक जिला भर में हो चुके हैं, कितनी तादाद है और कितनों की हालत जो है तशवीशनाक बताई जा रही है? जी जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट टीटी सिंह में 154 पेशेंट्स हैं, 150 उसमें होम क्वारंटाइन है और 4 पेशेंट उसमें एडमिट हैं। अगर हम DHQ को लें तो आज हमारे पास जो एडमिशन है वो 13 है और उसमें पॉजिटिव की तादाद है 4, उसमें 2 सस्पेक्टेड हैं और 3 क्रिटिकल हैं। लेकिन इस हवाले से हम फुली प्रिपेयर हैं। DHQ में हमने कम से कम 45 बेड जो मुख्तस किए हुए हैं कोरोना के लिए। एक तो कोरोना वार्ड है, प्लान बी में हमने मेडिकल वार्ड भी तैयार कर लिया है और हमारे जो ऑल बेड्स आर फुली इक्विप्ड है विद ऑक्सीजन से। PPE हमारे पास अवेलेबल है। मेन जो स्टोर है वो हमारे CO ऑफिस में होता है। जैसे भी हमें डिमांड आती है DHQ हम उनको PPE प्रोवाइड कर देते हैं। हम लोगों को SOP पे अमल करने के लिए सेमिनार, पंफलेट और अपने हॉस्पिटल में भी सर्कुलर जारी किए हुए हैं कि वो SOP पे अमल करें और PPE के साथ हर बंदा ऑफिस में एंटर हो। अच्छा सर, अब तो बैंकों में भी कोरोना ने हमला शुरू कर दिया है। नेशनल बैंक के 2 जो अफराद हैं उनमें कोरोना की तस्दीक हुई है, बाकी उसके हवाले से फर्दन क्या कर रहे हैं? जी जी, बैंक के हवाले से ये है कि जो 2 बंदों के हमने सस्पेक्शन के तौर पर उनके सैंपल ले लिए हैं, कल तक उनके रिजल्ट्स आ जाएंगे। आज बैंक को सील करवा दिया है, बल्कि ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि चनियोट कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल। मवेशी मंडी में व्यापारियों ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी हैं। किसी ने मास्क पहना, ना ही समाजी फासले को मुकद्दम रखा। SOPs पर अमल दरामद करवाना जिला इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। मजीद तफसीलात जानेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर जो है वो बरकरार है, जिससे अगर जिला चिन्नौट की बात की जाए तो 30 से ज़ायद केसेस एक्टिव केसेस हैं। एक्टिव केसेस उन्हें कहा जाता है जो पिछले 14 दिनों में जो है वो सामने आए हों, जिसमें उसकी तादाद जो है वो बढ़ रही है। वहीं पर कोरोना की सूरत हाल जो है वो संगीन होती जा रही है। ताहम इसके बावजूद जो शहरी हैं वो जो है वो इस हवाले से SOPs की धज्जियाँ उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जिला की ये इकलौती मवेशी मंडी है जो बुध के रोज़ लगाई जाती है, जिसमें जिले इंतजामिया की मुबैना गफलत की वजह से SOPs की जो है वो SOPs पर अमल दरामद जो है वो नहीं करवाया जा रहा है, जिसपे ना तो जो मवेशी पाल हजरात हैं उनकी जानिब से जो व्यापारी हजरात हैं उन्होंने मास्क पहना हुआ है। समाजी फासले की धज्जियाँ जो है वो उड़ाई जा रही हैं। समाजी फासले को भी यकीनी नहीं बनाया जा रहा, जिससे कोरोना की सूरत हाल बिगड़ रही है। वहीं पर जिले इंतजामिया की जानिब से ताहाल SOPs पर अमल दरामद करवाने में जो है वो कोई दिलचस्पी जो है वो जाहिर नहीं की जा रही, जिस वजह से आए रोज़ केसेस की तादाद जो है वो बढ़ रही है। और जिले इंतजामिया के लिए ये एक बड़ा चैलेंज बन गया है कि कोरोना SOPs पर किस तरह जो है वो अमल दरामद करवाया जाएगा। चूँकि आज मवेशी मंडी चिन्नौट में ये लगाई गई है, जिसमें व्यापारियों की जानिब से जो कोरोना SOPs हैं उनकी धज्जियाँ जो है वो उड़ाई गई हैं। समाजी फासले को जो है वो मुकद्दम नहीं रखा गया, जिससे जिले इंतजामिया हुकूमती जो अहकामात है उस पर अमल दरामद में कितनी जो है वो संजीदा है वो SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कमालिया में सदर अंजुमन कसाबा हाजी मोहम्मद असलम की ज़ेर सदारत अंजुमन कसाबा की मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें कोरोना के हवाले से तमाम तरह SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई। बात करते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। में सदर अंजुमन कसाबा हाजी मोहम्मद असलम की ज़ेर सदारत अंजुमन कसाबा की मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें कोरोना वायरस के हवाले से जितने भी SOPs हैं उन पर अमल दरामद करवाने की जो है हदायत भी जारी की गई हैं। बात भी कर लेते हैं हमारे अंकल जी, बताइएगा आज आपकी जानब से मीटिंग का इनेकाद किया, क्या कहेंगे? 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਬੁਲਾਈ ਆ, ਦੂਸਰੀ 2 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਮਾਸਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣਾ, 6 ਫੁੱਟ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾਗੇ। ਕੁਝ ਚਾਹੇ ਸਾਥੀਆਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਮਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਦਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਿਲकुल गवर्नमेंट ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਤਹਿਦ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। जी बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है कि गवर्नमेंट की जानब से बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि फैसलाबाद महकमा सहित इंतजामिया की नाअहली दही आबादी में मुकीम हामला खवातीन को 24 घंटे डिलीवरी देने की सहूलियात की जिम्मेदारी और फराहमी मुमकिन न बनाई जा सकी। 8 माह कबल 40 बुनियादी मरकज़ सेहत को 6 घंटे से बढ़ाकर 24 घंटे फाल रखने का मनसूबा फाइलों में दब चुका है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें। फैसलाबाद में महकमा सेहत इंतजामिया की नाअहली दही आबादी में मकीम हामला खवातीन को 24 घंटे डिलीवरी की सहूलियात की फराहमी मुमकिन न बनाई जा सकी। 8 माह कबल 40 बुनियादी मरकज़ सेहत को 6 घंटे बढ़ाकर 24 घंटे फाल रखने का मंसूबा फाइलों में दब किया। इस हवाले से आपको बताएं, फैसलाबाद महकमे सेहत इंतजामिया की नाअहली दही आबादी में
मुकीम हामला खवातीन को 24 घंटे डिलीवरी की सहूलियात की फराहमी मुमकिन न बनाई जा सकी। 8 माह कबल 40 बुनियादी मरकज़ सेहत को 6 से बढ़ाकर 24 घंटे फाल रखने का मनसूबा फाइलों में। तब क्या बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अज़ादार हुसैन। जी अज़ादार, आगाह कीजिएगा, यह मनसूबा जो है वो 6 घंटे से 24 घंटे पर लेके जाना था, लेकिन यह दब चुका है, क्या मामला है? 64 बुनियादी मरकज़ सेहत हुकूमत की जानब से कायम किए गए हैं, जो कि देही इलाकों में बनाए गए हैं और इनमें तकरीबन 116 बुनियादी मरकज़ सेहत 6 घंटे के लिए फ़ाल बनाया गया है और इसके अलावा 48 बुनियादी मरकज़ सेहत ऐसे हैं जो कि 24/7 आवाम को हामला ख़वातीन जो है वो उन्हें इलाज मुआलजे की यानी कि डिलीवरी की सहूलियात फ़राहम कर रहे हैं और किसी भी सीरियस हालत के पेश नज़र जो हामला खातून होती है उसे फैसलाबाद के जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर भेजा जा रहा है। तो ऐसे में फैसलाबाद अप्रैल 2020 में हुकूमत की जानिब से माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को एक समरी भिजवाई गई थी और यह कहा गया था कि फैसलाबाद के 40 बुनियादी मराकज़ सेहत ऐसे बताए जाएँ जिन्हें जो है वो 6 घंटे से बढ़ा के 24/7 किया जाए, यानी कि 24 घंटे के लिए फ़ाल बनाया जाए। तो ऐसे में वो बुनियादी मराकज़ सेहत किन इलाकों में होने चाहिए, जैसे फैसलाबाद का चक चुमरा है, फैसलाबाद की तहसील जड़ांवाला, तहसील तानलेला, तहसील समुंदरी या फैसलाबाद सदर का इलाका है, तो उन इलाकों में बताया जाए कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से बुनियादी मराकज़ सेहत को जो है 24/7 जो है वो करना है। और इसके अलावा ना सिर्फ 24/7 करना है बल्कि यहाँ पे अमले की जो तादाद थी वो उसमें भी इजाफा जो है वो करना है। मगर तकरीबन 8 माह हो चुके हैं, इसके ऊपर अभी तक किसी किस्म की कोई पेश रफ्त नहीं हो सकी और महकमा सेहत की नाअहली ये है कि हुकूमत को जो समरी भिजवानी थी महकमा सेहत की जानिब से, माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम की जानिब से, वही नहीं भिजवाई जा सकी क्योंकि पहले तो जो था वो कोरोना चलता रहा, उसके तकरीबन 1 माह कबल जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRMCH प्रोग्राम डॉक्टर सोहेल तारक का जो तबादला था वो CEO हेल्थ ननकाना साहब हुकूमत पंजाब की जानिब से कर दिया गया था, जिसके बाद फैसलाबाद में माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम की जो सीट थी वो खाली है। और आर्थिक ठीक है अज़ादार हुसैन, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मलिक उमर फारूक, एडवाइजर वज़ीर आला पंजाब। बहुत शुक्रिया उमर फारूक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मलिक साहब, 6 घंटे से 24 घंटे तक फाल करने के बजाय जो इस वक्त जो ज़रूरत है उसकी बजाय ये हुकूमत इंतज़ामिया ख्वाब गफलत के मजे ले रही है, क्या वजह है कि ये तमाम तर मामला फाइलों में दब चुका है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन ये दे दूं। जब तो हमारी हुकूमत आई थी तो मैं एग्जाम्पल कोट करूंगा जो कि RSCB कोर्ट में है, वहां पे मैंने विजिट किया। वहां पे तकरीबन जो उनकी कैपेसिटी थी वो तकरीबन मोर देन 120 केसेस थी एवरी मंथ। तो वहां पे कितने केसेस हो रहे थे, तो वहां पे आ रहे थे तकरीबन 50 to 55। तो टारगेट भी अचीव नहीं हो रहा था और मरीज भी मतलब जितने भी ये सारे बच्चों के जितने भी ये हामला खवातीन थी वो कम होती जा रही थी। तो मैंने इसके ऊपर इनको कहा ये टारगेट भी अचीव नहीं करते, ये काम नहीं करते। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं इसको बिल्कुल एडमिट भी करता हूँ। लेकिन मलिक साहब ये बताइए, मेरी बात तो ठीक है लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? आपने क्योंकि 120 का वहां पे एक टारगेट था, आपकी हुकूमत ने अभी तक क्या किया है? मुझे कंप्लीट करने दें, ठीक है। मैंने वहां पे अपने विजिट्स को बढ़ाया और उनको मैंने जो वहां मुतलका डायरेक्टर था ये RIC का और CEO हेल्थ को मैंने ऑन बोर्ड किया और मैंने जो PHFMC के जिनके इंतजाम भी आते हैं, सारे इंतजामी अमूर जो मेडिसिन वगैरह मुहैया करके इनको ऑन बोर्ड किया और मैंने वहाँ स्ट्रिक्टली अपने विजिट किए और अब तो जाके वहां पे 150 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं अभी। तो बात ये है, जितने भी मेरे ऑनरेबल MPA हजरात हैं अपने अपने हलकों में है, मैं समझता हूँ कि हमें अपने अपने हलकों में नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि ये जो लोग वहां पे काम करते हैं वो हमारे ही भाई बहन है। लेकिन ये बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेट है, कोई काम करके राजी नहीं है। क्या हुकूमत हर किसी के जाके घर में या हर किसी की जाके दफ्तर में नहीं बैठ सकती? ये हमारी भी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है, मुतलका MPS की ड्यूटी है कि हम इंसिस्ट करें, इनको बताएं कि ये इस कौम के लिए हम लोग आए हैं, ये हुकूमत है। मलिक साहब ये बताइएगा क्योंकि आपने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है, हुकूमती इंतजामिया की अपनी जिम्मेदारी है, क्या हुकूमत पे नहीं करती उन्हें?
और हुकूमत के फराइज में शामिल नहीं है कि उनको उनकी ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए उनको वहां पर जो भी हो वो जो भी इकदाम हो वो बुरुकार लाए? भाई ये जिस पैटर्न पे ये लोग जॉब कर रहे हैं वो सिस्टम हमने डेवलप नहीं किया। ये उसी करप्ट माफिया की पैदावार है। ये उसी सिस्टम के ऊपर चलना चाह रहे हैं। हम इनको कोशिश कर रहे हैं सही करने की, क्योंकि ये हम ही से है क्या ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक उमर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे और असदार हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। असदार हुसैन, ये जो सूरत हाल आपने मलिक साहब की भी बात सुनी है, उनकी तरफ जो है वो जो बताइएगा, क्योंकि इस वक्त वो बता रहे हैं कि 120 की वार्ड की वहां पर जो है वो कैपेसिटी है, लेकिन कहां तक ये मामला पहुंचे हैं? ठीक है, आपको बताएं कि जहां पर फैसलाबाद में मुकीम हमला खवातीन के हवाले से 24 घंटे डिलीवरी की सहूलियात की फ्राहमी मुमकिन न बनाई जा सकी। 8 माह कबल 40 बुनियादी मरकज़ सेहत को 6 घंटे से बढ़ाकर 24 घंटे फाल करने का मनसूबा फाइलों में दब चुका है। टोबा में पोलियो मुहिम का तीसरा रोज डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने लारी अड्डों पर पोलियो टीमों की इंस्पेक्शन की। इसी हवाले से बात करते हैं वकार घुमन से। जी वकार, आगाह कीजिएगा। आज ही टोबा टेक सिंह में आज पोलियो मुहिम का तीसरा दिन है और ज़िला भर में 3,92,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ है। डिप्टी कमिश्नर आज पोलियो टीमों की इंस्पेक्शन के लिए खुद फील्ड में मौजूद हैं और इस वक्त लारी अड्डा पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी उन्होंने जो पोलियो की टीमें यहाँ पर तैनात हैं उनका जो रिकॉर्ड है उसकी चेकिंग की है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, गुज़श्ता 2 दिन में किस हद तक टारगेट अचीव हो गया है और किस हद तक लोग हैं जो डिनाई कर रहे हैं और उनके खिलाफ क्या किया जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा 2 दिन का टारगेट बिल्कुल अपने ट्रैक पर है और जो गवर्नमेंट के इंडिकेटर्स हैं उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। 2-4 रिफ्यूज़ल से हमारे 2 दिनों के अंदर वो उसी दिन कवर हो गए, तो रिफ्यूज़ल हमारे ज़िले में कोई नहीं है। इसके साथ साथ जो नॉट अवेलेबल चिल्ड्रन हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि स्कूल बंद हैं हमारे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि इदारा शुमारियात के मुताबिक नवंबर में मुल्क में मजमूई तौर पर महंगाई की शरह में इजाफा हुआ और महंगाई की औसतन शरह 8.3% रही। खाने पीने की अशिया की कीमतों में ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दालें, चीनी, घी और पेट्रोल, LPG की कीमतों में भी इजाफा हुआ। अवाम का महंगाई में इजाफे पर एक बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दिखाई दे रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, माह नवंबर में मुल्क भर में महंगाई की शरह 8.3% इजाफा हुआ महंगाई में और जो शहरी हैं वो महंगाई के बढ़ने की वजह से खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं और शदीद रद्दअमल भी दिया जा रहा है शहरियों की जानिब से। खाने पीने की अशिया की बात की जाए तो खाने पीने की अशिया की कीमतों में देहाती इलाकों में 16.6% इजाफा हुआ। इसके बाद शहरी इलाकों में भी 13.7% इजाफा खाने पीने की अशिया में रिकॉर्ड किया गया, जिसमें दालें, चीनी, घी, अंडे, दूध, दही और सब्जियां भी शामिल हैं। और जो शहरी हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि PTI की जानिब से इक़्तिदार में आने से पहले वादे बहुत किए गए कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, महंगाई पर कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन PTI की हुकूमत आने के बाद दिन ब दिन महंगाई में इजाफा ही रिकॉर्ड किया गया है और अब घरों के चूल्हे जो हैं वो भी चलाना। फजील अहमद, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। रुख करते हैं अब्दुर्रहमान का, क्योंकि अब्दुर्रहमान इस वक्त आयूब रिसर्च के जरिए साइंसदानों के हवाले से जो अदरक की टनल काश्त कामयाब तजुर्बा किया है उस पर बात करते हैं। अब्दुर्रहमान बताइएगा, एक तरफ महंगाई है और ज़रई जो यूनिवर्सिटी और ज़रई साइंसदानों की जानिब से जो तजुर्बात किए गए हैं उस हवाले से माहिरीन का क्या कहना है? जो अदरक के हवाले से कामयाब तजर्बा किया गया टनल फार्मिंग का और पाकिस्तान में अब जो अदरक है वो टनल फार्मिंग के ज़रिए मुयस्सर हो सकेगी। इससे कबल जितनी भी यहाँ पर अदरक थी हमें बाहर से दरामद करना पड़ती थी और इसकी जो परसेंटेज है वो तकरीबन 100% तक ही दरामद करना पड़ती थी। हमारे यहाँ पर जो मौसम है वो फेवरेबल नहीं था, इसी हवाले से ज़राई माहिर हमारे साथ मौजूद है। जी अमर साहब बताइएगा, यहाँ पर जो अदरक है उसमें क्या कुबाहतें थी और अब जो कब से आम लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक एक मुनाफा बख्श फसल है, लेकिन हमारे यहाँ इसकी काश ना होने की बुनियादी वजह यह है कि इसको जो मौसमी हालात चाहिए वो हमारे यहाँ मौजूद नहीं है।
4 इसकी बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें दर्जा हरारत है। दर्जा हरारत इसको मुअद्दल चाहिए सारा साल के लिए, जिसकी लिमिट है 15 सेंटीग्रेड से लेके 32 सेंटीग्रेड तक। और दूसरे नंबर पे जो सॉइल की pH है, जिसे असासियत हम कहते हैं, वो 5.7 से लेके 6.5 इसके लिए आइडियल है। और तीसरा इसके लिए जो एनुअल एवरेज रेनफॉल है, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है इसकी ओपन एनवायरनमेंट में कल्टीवेशन के लिए, तो वो इसकी रिक्वायरमेंट है 1500 मिलीमीटर से लेके 3000 मिलीमीटर तक, और वो भी हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ ह्यूमिडिटी जो है, नमी का तनासब जो हवा में होता है, वो इसको मोर देन 65% चाहिए। अब ये चीज़ें हमारे यहाँ ओपन एनवायरनमेंट में तो अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए अदारा तहकीकाती सब्जियात अयूब रिसर्च ने पिछले 4 साल की तहकीक से जो चीज़ें अखज़ की हैं, उसमें इसकी काश्त को जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुमकिन बनाया है कि आप इसको मसनूई शेड दे के, जो कि ग्रीन नेट का शेड है, उसके साथ सिरकी सरकंडा ऊपर इसके दे के, तो आप इसको शेड प्रोवाइड करके इसको गर्मियों में जो स्कॉर्चिंग हीट है सनलाइट की, उससे बचाया जाता है। और उसके साथ साथ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा के इसकी pH को मुख्तलिफ एसिड्स चला के थोड़ी मकदार में वक्ती तौर पे कम करके इसको न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करवाए जाते हैं, जिससे ये अपनी ग्रोथ को ठीक है। आप हमारे साथ मौजूद रही अब्दुर्रहमान, रुख करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अब जो फजील अहमद बताइएगा, इस वक्त जिस तरह से अवाम की जानिब से भी रद्दअमल का इजहार किया जा रहा है, अवाम का इस महंगाई के हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, जो शहरी हैं उनकी जानिब से शदीद रद्दअमल ज़ाहिर किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने जो भी वादे किए थे, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। पीटीआई की हुकूमत आने के बाद मुसलसल महंगाई बढ़ी है, और ख़ास तौर पर जो मजदूर तबका है, गरीब तबका है, उनके घरों के चूल्हे चलना भी मुश्किल हो चुके हैं। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से, आप क्या परेशानी? 15,000 रुपया तनख्वाह, 30 साल सर्विस होगी गोल करियाने च कम करदे नूं। तनख्वाह जे कहिए तो तनख्वाह बताओ, अगले कहते छुट्टी कर जो। दालां इन्नियां महंगियां, कोई हिसाब नहीं है। किड़ा दुध बहुत महंगा, दही वो महंगी है बहुत ज़्यादा। महंगाई इतनी हो गई है, कोई हिसाब नहीं। तुसीं कहंदे सी असीं जित जावांगे, पीटी वाले कहंदे सी असीं जो करांगे वो करांगे, वो अगे नालों भी महंगाई उत्ते दे उत्ते जा रही है। जी बिल्कुल, जैसे कि इनकी बात आपने सुनी, महंगाई का रोना रोया जा रहा है कि पीटीआई ने ये कहा था कि जब हुकूमत आएगी पीटीआई बहुत शुक्रिया फजील, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अब महंगाई के हवाले से खवातीन का क्या कहना है जानेंगे शाहिदा गुमन से। जी शाहिदा, आगाह कीजिएगा। की जानिब से महंगाई को कम करने के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ दावे ही रहते हैं, क्योंकि जो आवाम है उस तक महंगाई का कोई भी जो है वो उनको सस्ती अशिया नहीं मिली, और महंगाई का तूफान जो है वो बेकाबू होता हुआ नज़र आ रहा है। हर चीज़ें सब्जियों से लेकर दीगर अशिया खुर्दनों जो है वो महंगी दिखाई दे रही हैं। इस वक्त बाज़ार में मौजूद हैं, जहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो अभी भी कुछ दालें और चीनी वगैरह खरीदने में मसरूफ़ है। उनसे जानते हैं ख़वातीन का क्या रद्दअमल है, उनसे जानते हैं। आंटी दसो जे हुकूमत कह रही है महंगाई कम होगी, महंगाई घट गई? कोई महंगाई नहीं घटी, दूनी है, सब अगे ना ज्यादा हो गई है, कम नहीं है महंगाई। की रेट से चीज़ां मिल रही हैं? चीज़ां जिहड़ी शै लैन जाओ महंगी तो महंगी मिलती है। पिछली बारी जाओ तो होर हिसाब से, यार का लिया सौदा तो होर हिसाब है, महंगाई तो है। जी आपने इनकी बात सुनी कि महंगाई है, जब पहले लेने जाते हैं तो वो उससे दोबारा जब चीज़ लेने जाते हैं तो उससे 10 गुना कीमत जो है वो ज़्यादा मिलती है। मैडम बताइएगा, क्या खरीदने के लिए आए हैं और किस रेट पे मिल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया कि आप आवाम की आवाज़ बन रहे हैं। देखिए, मैं ग्रोसरी के लिए का सामान लेने के लिए आई थी, लेकिन हर चीज़ के रेट हैं यहाँ से हमें डबल मिल रहे हैं, तो आवाम को रिलीफ कहाँ मिला है? ना ही आवाम को कोई चीज़ें सस्ती करके दी जा रही हैं। गवर्नमेंट, लगता है लोकल गवर्नमेंट कोई फैसलाबाद में मौजूद नहीं, अगर होती तो आवाम के साथ ये ज़्यादती ना होती। अब बच्चों को हम क्या खिलाएं? देखें, ये हर चीज़ इतनी महंगी है, तो कुछ ना कुछ आवाम का ख्याल करें।
आवाम बेचारी टैक्स देती है, बिल देती है आवाम को, इतने मतलब शदीद, एक माह का बिल तक नहीं माफ़ किया कोरोना में भी इस गवर्नमेंट ने। लेकिन आवाम को कुछ ना कुछ तो ख्याल करना चाहिए था, आवाम का एहसास करना चाहिए था। आवाम का ख्याल करना चाहिए था, इसी आवाम ने आपको जो है वो वोट देकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिदा घुमन हमारे साथ मौजूद थी और इस हवाले से आपको बताएं कि महंगाई की शरह में इजाफा होने के बाद आवाम जो है वो परेशान दिखाई देती है। हुकूमत की महंगाई कम करने के दावे सिर्फ दावों तक महदूद हैं। फैसलाबाद में सब्जियों समेत दीगर अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं और महंगाई की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, जबकि महंगाई होने पर खवातीन की जानिब से भी भरपूर रद्दअमल का इजहार किया गया। और इसके अलावा अदरक के हवाले से भी अच्छी खबर थी, क्योंकि अयूब रिसर्च के जरिए यह साइंसदानों ने मकामी तौर पर अदरक की टनल काश्त का कामयाब तजर्बा भी किया। अवाम इस वक्त महंगाई की वजह से परेशान है। चिन्नौर के शहरी महंगाई की लपेट से नहीं निकल सके हैं और इसी हवाले से बात कर लेते हैं। चिन्नौर से हमारे साथ मौजूद हैं बाबर मुनीर जी। बाबर, बताइएगा, ओपन मार्केट में सरकारी निर्ख पर अमल दरामद क्यों नहीं करवाया जा रहा और महंगाई की बढ़ती शरह से अवाम किस कदर मुतासिर है? बिल्कुल जी, महंगाई की लहर जो है वो बरकरार है। ओपन मार्केट में अशिया खुर्दनोश और इसके साथ साथ सब्जी, फल और गोश्त के नर्ख जो है वो बढ़ रहे हैं। वहीं पर चीनी, घी, दालें और अशिया ज़रूरिया जो हैं, जो हर घर की ज़रूरत है, उनकी कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, जिससे शहरियों का इस्तेहसाल हो रहा है। वहीं पर ज़िले इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से जो सरकारी नर्खनामा है उस पर अमल दरामद करवाने में बुरी तरह नाकाम नज़र आ रहे हैं, जिससे मुआशी तौर पर शहरियों का जो है वो इस्तेहसाल हो रहा है। एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई है तो दूसरी जानिब जो खुद साख्ता महंगाई है जो दुकानदारों की जानिब से की गई है, उसके खिलाफ भी जो है वो ताहाल कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकी है। खरीदार मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मोहतरम, क्या कहेंगे, जिस तरह अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ गई हैं और सरकारी नर्खनामे पर भी अमल दरामद नहीं करवाया जाता है? डेली बेसिस पे घी का रेट बढ़ाया जा रहा है। वो कहते हैं सोयाबीन महंगी होती जा रही है, जिस पे बात करें वो कहते हैं हमें मिलता ही नहीं है। अगर हम उन्हें कहते हैं कि हमें चीज़ें सस्ती दें, आपने लिस्टें लगाई हुई, तो वो कहते हैं हुकूमत से ले लें, हमारे पास तो हैं नहीं, हम दे भी नहीं सकते। 100 रुपये से ऊपर दूध चला गया है। इसके अलावा घी जो है वो सबसे ज़्यादा महंगा हो गया। जो यहाँ पे दालें मिलेंगी, अगर वो सस्ती मिलेंगी वो नाकिस मिलेंगी। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब्दुर्रहमान फजील अहमद भी हमारे साथ मौजूद थे, मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ इलाकों से ये अपडेट दे रहे थे। फैसलाबाद में गुलाम मोहम्मद अब्बास के 47 पार्कों में कब्जा किस अफसर की गफलत से हुआ, ये इंक्वायरी तो ना हो सकी। पार्कों में फर्श किसने लगवाया, घास की जगह सीमेंट लगाने की मंजूरी किसने दी, पार्कों को फर्शी मैदानों में किसकी तमा पर मुंतकिल किया गया? इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ऑपरेशन किया गया और गुलाम अहमदाबाद के 47 पार्क्स में जो तजावज़ात कायम थी उनको गिराकर उनका कब्ज़ा वागज़ार करवाया गया। और इस वक्त उस्मान आपको दिखा सकते हैं कि ये वही पार्क है जहां पर कब्ज़ा वागज़ार करवाया गया। लेकिन अजीब बात यह है कि यहाँ पर तजावज़ात किसकी मर्ज़ी से कायम हुई और ज़िम्मेदार ऑफिसर्स कौन हैं, उनके हवाले से कोई इंक्वायरी नहीं शुरू हो सकी। और जिस जगह हम इस वक्त मौजूद हैं, ये जगह इस वक्त सिमेंटेड है और ये पार्क की जगह है और साबिक़ दौरे हुकूमत में इसको सीमेंट कर दिया गया। पार्क की जगह को इस सीमेंट किसकी मर्जी के साथ किया गया, करोड़ों रुपए भी लगाए गए और आज हुकूमत की जानिब से तजावज़ात के नाम पर इनको गिरा दिया गया है। और सीमेंट किसने करवाया, कौन से सरकारी इदारे इसमें मुलव्वस थे, ताहाल इंतजामिया की जानिब से इस मामले के ऊपर भी इंक्वायरी शुरू नहीं हो सकी। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा, कितने साल हो गए हैं यहाँ पर ये घर वगैरह बने थे? 28 साल हो गए जी बने घर नू। तो उस वक्त तक किसी बंदे ने नहीं आपके आके पूछा कि ये आप घर क्यों बना रहे हैं, ये दीवारें चार दीवारी क्यों हो रही है? नहीं सर, किसी ने नहीं सानू अज तक पूछा आके। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਢਾਉਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਵੀ ਢਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰਤਾਂ ਢਾ ਦਿਓ। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद है। फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया की बड़ी गफलत सामने आई है। स्टेशन पर ट्रेनों की इजाफी बोगियों को वहां पर कूड़ादान बना दिया गया। बोगियों में कूड़े के ढेर स्टेशन इंतजामिया की नाअहली का सबूत बन गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा अवैस अली से। जी आगाह कीजिए। बिल्कुल, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे इंतज़ामिया की बड़ी गफलत जो है अब वो सामने आ गई है। स्टेशन पर मालबरदार ट्रेनों की जो अजाफी बोगियां मौजूद हैं और इसके साथ साथ मुसाफिर ट्रेन ढेर मौजूद हैं। स्टेशन का सारा कूड़ा जो है वो इन बोगियों में जमा किया जा रहा है, जो कि महकमा रेलवे की कारकर्दगी पर सवालात उठाता है, जिसके पेश नज़र इन बोगियों
की जो खस्ता हाली है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। रेलवे इंतजामिया की जानिब से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर मालबरदार ट्रेनों की बोगियां और मुसाफिर ट्रेनों की जो खस्ता हाल बोगियां मौजूद हैं उनकी रिपेयरिंग करवाने की बजाय उनमें कूड़ा जो है वो जमा किया जाता है। शुक्रिया वैस, तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स इंपोर्टर्स पर भारी पड़ने लगा। इसी पर बात करते हैं उमैर अस्मत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स जो कि 0.9% के हिसाब से किसी भी दरामदी सामान पर लागू होता है, वो फैसलाबाद के इंपोर्टर्स और कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स पर ग्रां पड़ रहा है। इस हवाले से इस टैक्सेशन से इंपोर्टर्स को या फिर कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स एसोसिएशन फैसलाबाद के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इस्माइल साहब मौजूद हैं। सर, बताइएगा कि ये जो टैक्स है किस तरह से ये वसूल किया जाता है और इससे जो इंपोर्टर्स हैं या कोई भी दरामदी सामान जो मंगवाने वाला है फैसलाबाद में, उसको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी, बहुत शुक्रिया। मुश्किलात का सामना इस तरह से करना पड़ रहा है कि अगर कोई इंपोर्टर पंजाब के किसी ड्राई पोर्ट से क्लियरेंस करवाना चाहता है तो पहले वो सिंध गवर्नमेंट का टैक्स एक्साइज जो है वहाँ पे करता है 1.25%। उसके बाद जब वो पंजाब में आता है तो यहाँ पंजाब गवर्नमेंट जो है वो उससे 0.9% इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लेती है। अब उसको डबल पे करना पड़ता है, पहले वही टैक्स सिंध में और फिर वही इधर पंजाब में। तो ये इंपोर्टर्स के साथ बहुत शुक्रिया उमैर अस्मत, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बात करेंगे झंकी तहसील शोरकोट में करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी जमीन खुर्द-बुर्द करने का इंकशाफ हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, झांकी तहसील शोरकोट में करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी अराजी के खुर्द-बुर्द और शहरियों की जायदाद के बोगस इंतकाल का इंकशाफ हुआ है। और इस हवाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद अब्बास जोया ने शोरकोट के पटवारी अंसर यासीन के खिलाफ मुकदमा के अंदराज का हुक्म दे दिया है और पीड़ा एक्ट के तहत इंक्वायरी भी शुरू करने की हिदायत जारी कर दी हैं। शाहिद अब्बास जोया की जानिब से जो रिपोर्ट जारी हुई है उस रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि शोरकोट के पटवारी अंसर यासीन ने 40 कनाल जो सरकारी अराजी थी उसको खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की और दौरान इंक्वायरी साबित हुआ कि करोड़ों रुपए मालियत की जो सरकार। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें उन्होंने फ्रांसीसी इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत का मुकम्मल बायकॉट करने का ऐलान कर दिया। बात करते हैं शिराज पर से। जी शिराज, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन का आज इजलास मुनक्किद हुआ है जिसमें तमाम जो की मेंबर्स हैं, जो ओहदेदारान हैं इस एसोसिएशन के, उन्होंने इस इजलास में शिरकत की है। और आज मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया गया है कि फ्रांस की तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत का मुकम्मल तौर पर बायकॉट किया जाएगा। और इस वक्त तमाम ओहदेदारान मेरे साथ मौजूद हैं। ग्रुप लीडर इंस्टॉलमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन राना सिकंदर आजम मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक सदर भी हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। उनसे बात करेंगे और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज बाकायदा तौर पर बाइकआउट करने के साथ साथ मौलाना खादिम रिजवी मरहूम जो है उनके हवाले से ख़ुसूसी तौर पर फातह ख्वानी भी की गई है। राना सिकंदर आजम मेरे साथ मौजूद से बात करते हैं कि इस हवाले से क्या कहेंगे। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज जो आपने ये फैसला किया है इंतहाई बेहतरीन फैसला है और आज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन में देख रहा हूँ वो तमाम की मेंबरान मौजूद हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में पेश होते हैं, क्या कहेंगे सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हर उस शख्स का बाइकाट किया जाए, हर उस मुल्क का बाइकाट किया जाए, हर उस मसनूआत का बाइकाट किया जाए जो रिलेटेड हो इस कुफरिया सिस्टम के साथ और जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करे। मैं कहता हूँ उन्होंने तो तौहीन करके दिखा दिया, जो इसका सोचे भी उसका भी बाइकाट होना चाहिए। और हमारे ईमान का ये हिस्सा होना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो बंदा अपनी औलाद से बढ़ के, अपने दुनिया के हर उस मोहब्बत वाले रिश्ते से बढ़ के मुझसे मोहब्बत करेगा वो मेरा उम्मती है। तो हमारे लिए तो मेरा ख्याल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत से ठीक है, बहुत शुक्रिया। शिराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। फैसलाबाद में होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन यूनिट अपने कयाम का मकसद और अफादियत खोने लगा। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा सिटी 41 तैयब मकबूल। जी तैयब, आगाह कीजिएगा।
फैसलाबाद में होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन यूनिट अपने क़याम के मकासद और अफादियत खोने लगा। 4 साल कबल होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन यूनिट पंजाब भर में कायम किया गया था, जिसके क़याम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि वो कत्ल जैसे संगीन मुकदमात की तफ्तीश करेंगे। जो इंचार्ज होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन यूनिट हैं वो कत्ल के अलावा किसी और मुकदमा की तफ्तीश नहीं करेंगे। उनको पूरा स्टाफ भी दिया गया था, इसी के साथ साथ अलग से गाड़ी और कमरा भी दिया गया था। मगर फैसलाबाद में 400 से ज़ायद सब इंस्पेक्टर्स मौजूद होने के बावजूद सूरत हाल ये है कि 42 थानों के जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हैं उन्हीं को इंचार्ज होमिसाइड यूनिट तैनात कर दिया गया है, जिसकी वजह से कत्ल के मुकदमात की तफ्तीश जो है वो तखीर का शिकार हुई है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो है उन पर काम का इंतहाई बोझ है, उन्होंने तफ्तीश मार्क भी करनी होती है, इसी के साथ साथ संगीन मुकदमात की तफ्तीश खुद भी करनी होती है, मगर उनको इंचार्ज होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन यूनिट होने की वजह से कत्ल के मुकदमात की तफ्तीश भी करना पड़ती है। 4 साल कबल ये जो होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन यूनिट था ये सिर्फ और सिर्फ टाउन की सतह पर कायम किया गया था, मगर जिसके बाद कत्ल ज़्यादा होने की वजह से और टाउन भर का बोझ, कत्ल के मुकदमात का बोझ एक ही सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर पढ़ने की वजह से इनको थाना की सतह पर मुंतकिल कर दिया गया था। हर थाना में शुक्रिया मुबश्शिर मकबूल हमारे साथ मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि पीर महल के बागात का किन्नू पाकिस्तान भर में जायके और मायार में मुनफरिद मकाम का हामिल किन्नू की फसल पर रंग आते ही किसानों के चेहरे खिल उठे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नैयर शराजी से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बागात से जो किन्नू है टूटने के बाद जो है यहाँ पर पहुँचा है फैक्ट्री में, और जहाँ पर जो है इसको इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा जा रहा है। जिसको जो है यहाँ पर पहले इसको मशीन के ऊपर रखा जाता है, वो 4 से 5 स्टेप है जहाँ से ये गुजारा जाता है। वैक्स है, ग्रीडिंग है, वैक्स है, फिनिशिंग है, उसके बाद पैकिंग होती है। तो हमारे साथ जो है फैक्ट्री मालिक मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि कितनी लेबर उनके पास काम कर रही है, क्योंकि बेरोजगार जो लोग थे यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि कितने लोग हैं जो कोरोना की वजह से बेरोजगार थे, उनको रोजगार मिल गया है। तो उनसे पूछते हैं किस तरह अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हमें जरा बताइएगा कि ये फैक्ट्री का जो प्रोसेस है किस तरह शुरू होता है और कितनी पैकिंग इसको चल रही है आपके पास? ये फैक्ट्री के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो जिम्मेदार है ना, जो बाग से माल उठा के लेके आते हैं और इधर पहुंचता है और फिर इससे मुख्तलिफ मरहल से गुजारा जाता है। इसको दवाई लगाते हैं, इसको वॉश करते हैं, फिर इसको एक मशीन है, टेम्परेचर होता है, उसके अंदर आग होती है, वो इसको खुशक करती है दवाई को, फिर इसके मुख्तलिफ स्टेप बनते हैं। अभी आपके पास कौन कौन सी पैकिंग चल रही है? ये हमारे पास 48 दाना से 36 दाना से लेकर 140 दाना, जिसके अंदर 60 दाना भी है, 80 दाना भी है और 100 दाना भी है। अभी आपका लेबर कितनी काम कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह फैक्ट्री के अंदर तकरीबन 100 के करीब जो लेबर है वो काम कर रही है। अल्लाह का शुक्र है, ये काम चल पड़ा है। जो बेरोजगार थे अल्लाह का शुक्र है, उनको अल्लाह ने अच्छा रोजगार दे दिया और ये फैक्ट्री चल गई। हाँ जी बिल्कुल, अब आपको दिखाएंगे अगला मरला जो पैकिंग का है। यहाँ पर जो लेबर है वो पैकिंग कर रही है, तो वो किस तरह पैकिंग करती है हम आपको दिखाएंगे। भाई आप कितनी पैकिंग कर रहे हैं? कितने 80 दाने की। 80 दाने पैकिंग करके दिखाएगा किस तरह हो रही है पैकिंग। आज ही बिल्कुल जिस तरह आपने पैकिंग देखी, अब इसके बाद जो है वो अगला मरला जो है वो यहाँ पर जो बागात के मालिक व्यापारी है वो पहुंचे हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। जी भाई, आप कितना माल लेकर आए यहाँ पर? मैं तकरीबन 900 पेटी का 950 पेटी का माल लेके आया हूँ। वो 20-25 बंदे तकरीबन बर्दाश्त करते हैं एक दिन में। तो यहाँ से माल आप कहाँ लेकर जाएंगे? मैं कोटा बलोचिस्तान में लेकर जाऊंगा। कोटा तो क्या कहेंगे आप हुकूमत से? हुकूमत से अपील यही है कि हमारी के किसान को भी रिलीफ दे और बॉर्डर भी खुले रखें। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।